एक जादुई गाय। ये कहानी है किशनपुर नाम के एक गांव की, जहां सूरज अपने दो छोटे भाइयों अभय और ऋतक के साथ रहता था। इन तीनों भाइयों के माता पिता कई वर्षों पहले गुजर चुके थे, जिसके कारण सूरज अपने घर में बड़ा रह गया था और घर की सारी जिम्मेदारियां सूरज पर आन पड़ी थी। सूरज की उम्र अभी सिर्फ 15 वर्ष की थी। घर किराए का था और दोनों भाई बहुत ही छोटे थे, जिनको पढ़ाना लिखाना, घर का किराया, दोनों छोटे भाइयों की पढ़ाई का खर्चा, घर के खाने पीने का खर्चा सूरज अकेला नहीं उठा सकता था, क्योंकि वो अभी बहुत ही छोटा था। मगर वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी बड़ी बेआवाज होती है, जब देने पर आए तो चप्पड़ फाड़ कर देता है। सूरज को खुद भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर घर के हालात ऐसे नहीं थे कि सूरज अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता। इसीलिए उसे पढ़ाई को अलविदा कहना पड़ा। अब सूरज की जिंदगी में एक ही मकसद रह गया था, वो था अपने दोनों छोटे भाइयों की अच्छी परवरिश करना, उन्हें अच्छी तालीम दिलवाना और उन्हें अच्छे संस्कार देना। सूरज इसी तरह गांव के बाजार में चला जाता था, किसी की बोरियां उठाता, किसी का फल बेचता, तो कभी किसी का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता। उसे जो काम मिलता था वो कभी भी इनकार नहीं करता था, और इससे उसे जो कुछ भी मिलता वो उससे घर का गुजर बसर करता था। मगर ये तो हुई हवाई रोजी, फिर इससे अगर घर चलता भी तो कब तक चल सकता था। इसी तरह घर के हालात बहुत ही खराब होने लगते। घर का किराया खत्म हो गया था, जिस कारण मालिक मकान घर खाली कराने का बोल देता है। ये सुनकर सूरज ऊपर वाले से कहता है, सूरज, आखिर मेरा क्या दोष था जो मुझ पर इतनी सी उम्र में इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं, और जिम्मेदारियां भी ऐसी जिनसे मैं जान भी नहीं छुड़ा सकता। आखिर क्यों मेरे माता पिता को मुझसे बचपन में ही अलैदा कर दिया। ऊपर से मेरे पास पैसे नाम की कोई चीज नहीं है। मैं करूं भी तो क्या करूं। ऐ भगवान, अब तू ही बता कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ही परेशान होकर रह गया हूं। सूरज गरीब जरूर था, मगर दिल का बहुत ही अच्छा था। वो भिखारियों और गरीब लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा करता था। जबकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मगर फिर भी वो दूसरों की मदद किया करता था। सूरज के काम करने के बावजूद भी उसके घर का गुजर बसर बहुत ही मुश्किल हो गया था। जब सूरज ने देखा कि उसके घर का गुजर बसर बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, तो एक दिन वो परेशानी की हालत में जंगल की तरफ चल पड़ा और सोचता है कि हो सकता है कि जंगल में मेरे लिए कोई ऐसा काम हो जिसे मैं कर सकूं। तभी उसे जोरदार बादल गरजने की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि बारिश आने वाली है। क्योंकि वो जंगल के बीचों बीच था, इसीलिए वो अपना सर छुपाने के लिए जगह तलाश करने लगा। इस दौरान जोरदार बारिश आने लगती है और सूरज को अपने भाइयों की भी चिंता होने लगती है। मगर वो जोरदार बारिश में जाता भी तो कहाँ जाता, इसीलिए वो वहीं जंगल में ही रुक गया। इस तरह काफी समय गुजरने के बाद बारिश रुक जाती है और सूरज बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक जानवर के बोलने की आवाज सुनाई देती है। फिर सूरज उस आवाज का पीछा करने लगता है और उस आवाज का पीछा करते हुए एक दलदल के करीब जा पहुंचता है, जहां पर जाकर वो देखता है कि एक गाय फंसी हुई है और मदद के लिए चिल्ला रही है। फिर सूरज सोचता है कि आखिर मैंने तो घर ही जाना है, क्यों ना मैं जाते जाते इस गाय की मदद ही कर दूं। हो सकता है मेरे कारण ही इसकी जान बच जाए।
फिर वो एक रस्सी तलाश करता है और उसकी मदद से गाय को खींचने लगता है। इस तरह काफी समय गुजरने के बाद और इतनी कोशिश करने के बाद सूरज गाय को उस दलदल से बाहर निकाल लेता है। जब वो गाय बाहर निकल आती है तो सूरज को हसरत भरी निगाहों से देखती है, मानो कि वो उसका शुक्रिया अदा कर रही हो। फिर सूरज उस गाय के सर पर हाथ फेरता है और अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है तो गाय पीछे से आवाज लगाती है, रुक जाओ सूरज। सूरज घबरा जाता है। इस घने जंगल में इसे कौन जानता है? और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही गाय सूरज को बोल रही होती है, जिसे सुनकर सूरज बहुत ही हैरान हो जाता है और उस गाय की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो गाय कहती है, मुझे भगवान ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश थी कि तुम मुझे मुसीबत में फंसा देखकर मेरी मदद करोगे या नहीं करोगे, और तुम इस आजमाइश पर पूरा उतरे, इसलिए तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। जिसे सुनकर सूरज उस गाय को साथ ले जाने का सोचता है। फिर वो गाय उस सूरज से कहती है, मैं रोज तुम्हें सोने के सिक्के दिया करूंगी, जिसके कारण तुम अपना घर चलाना। ये सुनकर सूरज बहुत खुश हो जाता है और उस गाय को अपने साथ अपने घर ले आता है। इस तरह वो गाय रोजाना सूरज को सोने के सिक्के दिया करती थी, जिससे ना सिर्फ उसके घर का गुजर बसर अच्छे से होता, बल्कि वो अपने दोनों भाइयों की पढ़ाई का खर्चा भी बहुत अच्छे से उठाने लगा। अब सूरज, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई देता था, वो बहुत ही खुश नजर आता है। सूरज अपने भगवान का बहुत ही धन्यवाद करता दिखाई देता है। सूरज अपने दोनों भाइयों और अपनी गाय के साथ बहुत ही खुश था। वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे थे। नटखट परी। अब हम कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है नटखट परी। परी लोक पृथ्वी से काफी दूर था। परी लोक से पृथ्वी काफी अच्छी दिखती थी। नटखट परी रोज पृथ्वी को देखा करती थी और पृथ्वी पर जाने के लिए सोचती थी, लेकिन परी लोक से किसी को भी पृथ्वी पर जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि पृथ्वी पर देखना भी मना था। नटखट परी हमेशा अपनी माँ से पृथ्वी के बारे में पूछा करती थी। बोलो ना माँ, पृथ्वी पर क्या है? वहां पर क्या ऐसी चीज है जो इतना चमकती है? नटखट परी ने पूछा, लेकिन हर बार उसकी माँ इधर उधर की बात बनाकर नटखट परी की बातों को टाल देती और बोलती, नहीं नहीं, वहां पर कभी मत जाना, वहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए। अगर तुम जाओगी तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगी। लेकिन नटखट परी हमेशा पृथ्वी पर जाने के लिए सोचती रहती थी। वो कभी भी अपने बड़ों की बात नहीं मानती थी। एक रात जब सभी सो रहे थे, नटखट परी ने निर्णय लिया कि वो आज रात पृथ्वी पर जरूर जाएगी, और बिना किसी को बताए वो पृथ्वी पर पहुंच गई। जैसे ही वो पृथ्वी पर आई, उसने सोचा, ओहो, यहाँ तो सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। खुशी के मारे वो इधर उधर टहलने लगी। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान दिया तो देखती है, अरे ये क्या, पृथ्वी पर तो किसी के पास पंख भी नहीं है। उसे काफी आश्चर्य हुआ। उसने एक वस्त्र लिया। उसने सोचा इस वस्त्र से अपने पंखों को ढक लेना चाहिए, ताकि किसी को पता न चले कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। नटखट परी घूमते घूमते एक मैदान में पहुंची, जहां पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों में से एक लड़के का नाम था छोटू। नटखट परी छोटू के पास गई और बोली, इस खेल को क्या बोलते हैं छोटू? छोटू बोला, इस खेल को फुटबॉल बोलते हैं, क्योंकि इसके पास से गेंद को मारकर खेला जाता है। नटखट परी बोली, ये खेल मुझे बहुत
अच्छा लग रहा है। क्या तुम मुझे ये खेल खेलना सिखाओगे? क्या तुम्हें ये खेल खेलना पसंद है? हाँ, मुझे खेल खेलना बहुत पसंद है। तब छोटू ने नटखट परी को फुटबॉल खेलना सिखाया और खेलते खेलते छोटू और नटखट परी की दोस्ती हो गई। ऐसे ही काफी वक्त गुजर गया, मानो नटखट परी परीलोक को भूल ही गई थी और परीलोक में सभी नटखट परी के बारे में सोचते रहते थे। नटखट परी छोटू के साथ उसके घर पर ही रहने लगी थी। नटखट परी के पास पंख थे, लेकिन ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी, छोटू को भी नहीं। एक रात छोटू अपने घर में सो रहा था, तभी छोटू के घर में चोरी हो गई और नटखट परी ने जहां अपने पंख उतार कर रखे थे, उन्हीं पंखों की चोरी हो गई। जब नटखट परी सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि वहां पर उसके पंख हैं ही नहीं। उसकी तो मानो जान निकल गई। उफ, अब मैं परीलोक कभी नहीं जा पाऊंगी और मुझे हमेशा पृथ्वीलोक पर मनुष्यों के साथ ही रहना पड़ेगा। ऐसा सोचकर नटखट परी जोर जोर से रोने लगी। नटखट परी के रोने की आवाज सुनकर छोटू की नींद खुल गई। वो उसके पास आया और बोला, अरे अरे, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? नटखट परी बिना कुछ बोले बस रोए जा रही थी। छोटू को बहुत आश्चर्य हुआ। काफी देर रोने के बाद बिना कुछ बोले वो अपने बिस्तर में चली गई। ऐसे लगभग 6 महीने बीत गए। ना ही नटखट परी की खबर परीलोक में किसी को आई और ना परीलोक से किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि परीलोक से किसी को भी पृथ्वी पर आना मना था। लेकिन नटखट परी की माँ ये जानती है कि नटखट परी पृथ्वी पर ही गई है और एक दिन उसने सोचा, सारे नियम तोड़कर मुझे अपनी बेटी को ढूंढने पृथ्वी पर जाना ही होगा। आखिर ही वो मेरी ही बेटी है। नटखट परी की माँ का नाम बहादुर परी था। वो अपने नाम ही की तरह बहुत बहादुर थी। एक दिन वो बिना किसी को बताए पृथ्वी लोक के लिए निकल गई। अब वो पृथ्वी लोक आ गई थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो नटखट परी को कैसे ढूंढे। तभी उसको एक बात याद आई। परीलोक में कोई भी परी किसी जगह पर है, ये बात एक जादुई यंत्र से पता लगाई जा सकती थी। जैसे ही बहादुर परी ने उस जादुई यंत्र को चालू किया, नटखट परी को भी महसूस हुआ कि शायद उसे कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसने सोचा, ऐसा लगता है मेरी माँ मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब वो जादुई यंत्र जिस ओर इशारा कर रहा था, बहादुर परी उसी ओर उड़े जा रही थी और उसने आकाश से देखा। वो रही मेरी बेटी। यह तो नदी किनारे बैठी हुई बहुत उदास दिख रही है। ये देखकर नटखट परी की माँ की आंखें भर आई। वो चुपके से धरती पर उतरी। जैसे ही वो नटखट परी के पास पहुंची, दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगी। नटखट परी के पैर मानो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। वो मैं बहुत याद कर रही थी आपको माँ, नटखट परी रोते हुए बोली। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बेटी, इसीलिए सारे नियम तोड़कर तुम्हें लेने चली आई हूं, बहादुर परी ने कहा और दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गईं। आज नटखट परी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैं आपकी बात मानती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक है बेटा, जो हो गया सो हो गया। अब आगे से ख्याल रखना, इस तरह की गलती दोबारा न करना। फिलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने तुम्हें ढूंढ तो लिया है, लेकिन अब मैं क्या करूं, क्योंकि परीलोक में कोई भी तुम्हें आने नहीं देगा और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि हम जाएं तो जाएं कहां। तभी अचानक से परीलोक से जादुई यंत्र से सिग्नल बहादुर परी के पास आने लगा। ओह, ये तो परीलोक में किसी खतरे का सिग्नल है, बहादुर परी ने कहा। दरअसल परीलोक में दूसरे ग्रहों के लोगों ने आक्रमण कर लिया था और वो परीलोक को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, और बहादुर परी के अलावा कोई भी इतना बलशाली और साहसी नहीं था कि उन दुश्मनों का सामना कर सके।
उस समय ऐसा लग रहा था कि अब परीलोक बचेगा नहीं, लेकिन तभी उस वक्त नटखट परी को लेकर बहादुर परी परीलोक पहुंच गई और बांसी पलट जाती है। बहादुर परी अपनी जादुई छड़ी को निकालती है और देखते ही देखते परीलोक के सारे दुश्मनों को समाप्त कर देती है। कुछ ही देर के बाद ऐसा लगता है कि मानो परीलोक पर किसी का आक्रमण हुआ ही नहीं। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब सब काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन परीलोक में कानून के हिसाब से नटखट परी और बहादुर परी ने परीलोक का कानून तोड़ा था। इसीलिए रानी परी की सभा बैठती है और सभा में सभी परियों को बुलाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं नटखट परी और बहादुर परी परीलोक के नियम को तोड़कर पृथ्वी गए थे, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। तभी कुछ देर बाद एक बुजुर्ग परी वहां खड़ी होती है और बोलती है, हमें नहीं लगता कि नटखट परी या बहादुर परी को किसी भी तरह की सजा मिलनी चाहिए, बल्कि सजा के बदले इन्हें परीलोक के बहुत सारे इनाम मिलने चाहिए। अगर आज बहादुर परी नहीं होती तो आज ये परीलोक नहीं होता, और जब परीलोक ही नहीं होता तो कोई सजा भी नहीं होती। और फिर वो जोर से चिल्लाती है, क्यों परियों, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? और सभी जोर से चिल्लाते हैं, नहीं नहीं, आप एकदम सही बोल रही हैं, आपने एकदम सही कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। नहीं नहीं, आपने एकदम सही कहा, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मलका पृथ्वी बोलती है, तो इस बात को देखते हुए नटखट परी और बहादुर परी को कोई भी सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि बहादुर परी को पृथ्वी लोक की महारानी बना देना चाहिए, क्योंकि रानी परी काफी बूढ़ी हो चुकी है। ये बात सुनते ही सभी परियों ने अपने सर को हाँ में हिलाया और एक साथ बोला, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। ये कहते हुए वो झट अपने सिंहासन से उतर गई और बहादुर परी के सर पर ताज रखते हुए बोली, आज से तुम इस परीलोक की रानी हो। ये बात सुनकर बहादुर परी और नटखट परी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उन्होंने सभी को झुककर धन्यवाद दिया। सभी परियां जोर जोर से ताली बजाते हुए अपनी महारानी का स्वागत करने लगी और पूरा आसमान उनकी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और नटखट परी सोच रही थी, ये तो जादुई यंत्र और जादुई छड़ी के जादू से भी बड़ा जादू हो गया है। मैं अपनी आंखों के सामने होता देख रही हूँ।